दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम झा अकेडमी द लर्निंग चैनल और आज बातें राजनीति के अपराधीकरण की। दोस्तों, राजनीति के अपराधीकरण में भारत की क्या स्थिति है और राजनीति के अपराधीकरण के मुख्य कारण क्या हैं, राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव क्या होता है, राजनीति के अपराधीकरण से भारतीय चुनावी तंत्र में सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के मुख्य बिंदु क्या थे जो भारतीय राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ उठाए गए कदमों में से एक था। भारतीय चुनावी तंत्र में सुधार के पूर्व प्रयास क्या क्या किए गए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है इस बारे में, राजनीति के अपराधीकरण की चुनौतियां क्या क्या हैं और इस बारे में हम अभी के जो बहुमत सरकार हैं जिनकी एक साफ सुथरी छवि दिखती है उनसे क्या उम्मीद करें, उनसे क्या मांग रख सकते हैं। तो आज इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा, टीचर, नरेटर, मोटिवेटर, हर रोज एक वीडियो के साथ देश विदेश दुनियादारी और एकेडमिक कॉम्पिटिटिव की तैयारी वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग की वीडियोस प्लस और भी जितना टाइप के सीखने की वीडियोस हैं जो हमें लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो हम एडिटोरियल में, न्यूज़ में, मीडिया में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडियाज़ में, जहाँ से भी कुछ लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैं लेके हाजिर रहता हूँ हर रोज़ लगभग एक वीडियो। तो आज हाजिर हूँ आपके साथ, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं इस विषय पे बहुत सोच रहा था कि आखिर विकास दुबे के जैसा व्यक्ति उत्पन्न कैसे हो जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत तो रहती होगी और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जितने भी अखबार तंत्र हैं, संपादकीय हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ से कुछ समराइज करते हुए एक लेख लिख पाया जो आपके समय प्रस्तुत करने का इच्छा हो गई कि राजनीति के अपराधीकरण क्या क्या हो सकते हैं या क्या हैं और इस समस्या की सबसे बड़ी समाधान क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ करूं कि राजनीति का अपराधीकरण में भारत की क्या परिस्थिति है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजनीति और अपराध का रिश्ता सिर्फ भारत में है, ये पूरे विश्व में फैल चुका है, परंतु भारत में इसकी क्या स्थिति है इस विषय पे आज हम सबसे पहले जानते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ जो होता है ये होता है कि राजनीति में आपराधिक आरोप का सामना कर रहे लोग और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी, ये जब राजनीति में अधिक हो जाए तो हम लोग मानने लगते हैं कि हमारी राजनीति अपराधियों के साथ अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है। सामान्य लहजे में अगर हम कहें तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनीति में आना, यानी आपके प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, पंचायत लेवल से लेके, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत लेवल, राज्य लेवल और देश लेवल, तीनों लेवल में अभी खास तौर पे अगर हम सोचें तो आपराधिक पृष्ठभूमियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये हम नहीं कर रहे हैं, अभी आगे हम लोग डाटा से देखेंगे। वर्ष 1993 में बोहरा समिति की रिपोर्ट आई थी और वर्ष 2002 में संविधान की कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की थी कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इससे चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे यहाँ चुनाव जीता जाता है कि जिसको जितना अधिक वोट मिला वो जीत गया, और वोट मिलने में एक जो बहुतायत रूप से एक्सेप्टेबल कारण है वो कारण है कि आपके प्रभाव से भी वोट मिलता है, चाहे वो प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो आपराधिक पृष्ठभूमि की नकारात्मक प्रभाव भी वोट लेने में, कलेक्ट करने में, चाहे भय से हो या धन से हो या बल से हो, जिस भी प्रकार से हो,
वो वोट बैंक बना सकते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव के आंकड़े पर अगर गौर करें तो स्थिति यह है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसद सदस्यों की संख्या में बहुत ही वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 में संसद में 24 सांसद थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, और यही 2009 में बढ़कर 30% हो गया और 2014 में 34% तक चला। 2019 के लोकसभा चुनाव जिसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमारे सांसद में 43% सांसद ऐसे हैं जिसके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। नेशनल इलेक्शन वॉच ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ों की रिपोर्ट बनाती है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था कि 2009 में आपराधिक सांसदों की संख्या 76 थी और वही 2019 में बढ़कर 159 हो गई थी। यानी 2009 और 2019 के चुनाव के बीच की बात करें तो इसमें 109% आपराधिक छवि वाले सांसदों में वृद्धि हुई थी, जिसमें गंभीर आपराधिक मामले भी थे जैसे बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। ये सब सारे आपराधिक छवि वाले भी हमारे राजनीति में जुड़े हुए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? अगर इसके अतीत पर जाएं, अंदर जाएं, थोड़ी सी अधिक सोचें तो ये आपको पता लगेगा कि राजनीति के अपराधीकरण के कारण क्या है। अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है, क्योंकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांश जाति आधारित, धर्म आधारित अभी भी। यहाँ जाति और धर्म बहुत बड़ा फैक्टर है वोट कलेक्ट करने में। इसलिए उम्मीदवार आपराधिक आरोपों की स्थिति में भी चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उसे आपराधिक पृष्ठभूमि को देखकर कोई वोट देता है। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है, और चूंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन संपदा काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वे दल चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। भारत के राजनीतिक दलों में काफ़ी हद तक अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है, और उम्मीदवारी किसको देनी है, विधायक की टिकट किसको देनी है, सांसद की टिकट किसको देनी है, इस विषय में राजनीति कहीं नहीं रह जाती है। ये दलों के शीर्ष नेतृत्व, चाहे जिस दल का भी टिकट मिलना है, ये डिसीजन एक कमरे में बैठ के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही किया जाता है। और ये भी एक कारण है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अक्सर किसी भी राष्ट्रीय दल के नीचे के कार्यकर्ता या संगठन के जांच से बच जाते हैं, क्योंकि टिकट तो ऊपर से हाई कमान से मिली है, तो नीचे वाले को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPT ये निर्वाचन प्रणाली है जिसमें सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। लोकतंत्र में यही, चाहे विजयी उम्मीदवार कितना भी कम मत से क्यों ना अधिक हुआ, चाहे एक वोट भी अधिक है तो वो विजयी होगा। इस प्रकार की प्रणाली में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग अपने धन और बाहुबल का प्रयोग करके अधिक से अधिक मत हासिल करने में सफल हुए हैं, और ये प्रयोग को सफल होता देख राजनीतिक पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो उन्हें टिकट देने से भी नहीं हिचकते हैं। भारतीय राजनीति में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणालियों में भी बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, और वही खामियां राजनीति में अपराधीकरण को आगे बढ़ाती है। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण, अदालत में लंबित मामले, सजा आदि का खुलासा करने का प्रावधान तो किया है, किंतु ये कदम अपराध
और राजनीति के मध्य साठ गांठ को तोड़ने की दिशा में अब तक सफल नहीं हो पाया जब से ये लागू हुए। भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी उतना ही योगदान रहा है। हम चाहे जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी है कि हमारी राजनीति में अपराध इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। अक्सर आम आदमी, हमारे आपके जैसा, अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर बिना कुछ आगे पीछे सोचे, बिना कुछ जांच किए उन्हें वोट देते हैं और वो एक वोट उस अपराधियों को 5 साल तक आगे बढ़ने की हिम्मत प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का अभाव है और ये अभाव भी अपराधीकरण की समस्या को और गंभीर बना देता है। अक्सर अपने राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए किसी भी अपराधी की अपराधीकरण का जांच करने से कतराती है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी राजनीति में अपराधियों को रोकने के। आखिर अपराधीकरण का प्रभाव राजनीति पर क्या पड़ता है? क्यों राजनीति में अपराधीकरण होने से राजनीति पे क्या दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं? आइए इस पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से मोड़ेंगे ना। अगर कानून बनाने वाले ही अपराधी हो जाए तो वो तो कानून को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर बनाने का प्रयास करेंगे कि कल उनके अपराध को रोकने में, उनके अपराध को छिपाने में ये कानून उनकी भरपूर मदद करे। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनाव प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है और पिछले कई चुनाव से इस पर अंकुश लगाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, परंतु सफल होता नहीं दिखता। राजनीति के अपराधीकरण का देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और अपराधियों के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा देते ही हैं। नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य जितने भी संस्थान हैं जो देश को चलाने में एक अमूलचूक योगदान निभाते हैं, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और जो कल भावी जनप्रतिनिधि आएंगे उनके लिए भी एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये तो थे राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव। अब इस प्रभाव पे तो सुधार होना जरूरी है और ये सबको लगता है कि सुधार होना चाहिए। तो भारतीय चुनाव तंत्र में सुधार के अब तक क्या क्या प्रयास किए गए? अभी इस साल 2020 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी महीने में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होनी चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह इस कृत्य को न्यायालय के निर्देश आदेश की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से समय समय पर प्रयास करते आई है, परंतु भारतीय जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत अमूलचूक सुधार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणाम के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो अक्टूबर 2020 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और बिहार की राजनीति आपराधिक पृष्ठभूमि की वर्षों पुरानी रही है। तो इसका कितना व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश का, वो बिहार चुनाव में देखने मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम राजनीतिक में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण, चुनावी पारदर्शिता और जनता के प्रति राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्व को
सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वो आदेश दिया था फरवरी 2020 में, उसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे? उनके मुख्य बिंदु थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजनीतिक दल, चाहे वो केंद्र स्तर के हो या राज्य स्तर के, अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी। इसमें अपराध की प्रकृति, चार्जशीट, संबंधित न्यायालय का नाम, केस नंबर और जितनी जानकारियां उनसे संबंधित हैं वो शामिल करनी पड़ेंगी। आदेश के अनुसार प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में यानी अखबार में प्रकाशित करने के साथ साथ राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी डालना या साझा करना पड़ेगा। अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के 2 सप्ताह से कम समय में जो भी पहले हो, चाहे 48 घंटा पहले हो या नामांकन दाखिल करने के 2 सप्ताह से कम पहले, इसमें ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को भी आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया था कि वे भारत निर्वाचन आयोग के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास आपराधिक पृष्ठभूमि के इस व्यक्ति को चुनने के अलावे विकल्प अगर था तो आपने उन्हें क्यों नहीं चुना। और हर एक राजनीतिक पार्टियों के पास विकल्प होता है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियां का संदर्भ होना चाहिए, न कि उसके चुनाव जीतने का संदर्भ, कि वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो, चुनाव जीतने की कितनी कैपेसिटी रखता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परंतु ये सारी बातें व्यवहारिक होती है या नहीं, ये बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इस पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहली बार कुछ आदेश या संज्ञान लिए हैं। भारतीय चुनाव तंत्र में सुधार के लिए इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए, जिनकी कुछ डिटेल्स जो मैंने विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडियाज़ या गूगल से निकाली है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिनेश गोस्वामी समिति की 1990 में एक रिपोर्ट थी चुनाव खर्च के नियंत्रण पर, कंपनी द्वारा दिए गए चंदे पर रोक लगाना, चुनाव में राज्य की भूमिका और इसके साथ ही चुनाव के अन्य पहलू जैसे प्रचार की समय, आयु सीमा और चुनाव आयोग के अधिकार के संबंध में निगरानी के प्रावधान का सिफारिश किया गया था। इसके बाद 1993 में एक बोहरा समिति बनी। बोहरा समिति ने भी राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और उनके राजनीतिक संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न अपराध नियंत्रण संस्थाओं जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स की सहायता लेने का एक सलाह दिया था। इसके बाद 1998 इंद्रजीत गुप्ता की समिति बनी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किए जाने की सिफारिश की थी कि चुनाव खर्च राज्य वहन करेगी, ना कि पार्टी। विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में आई थी। इन्होंने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन दिया था और इस दिशा में आपकी मोदी सरकार भी कार्य कर रही है। शायद 1924, 2024 या 29 में देखने को मिल जाए। फिर एम एन वेंकट चलैया ने 2000-2002 में विधि आयोग, चुनाव आयोग और संविधान की समीक्षा की एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद वांचू समिति ने भी राजनीतिक चंदे के विनियमन के साथ राजनीतिक दलों के अन्य आर्थिक गतिविधि पर एक रिपोर्ट जारी की थी। तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए गए, सलाह दिया गया सरकार को, और सर्वोच्च न्यायालय की भी कुछ भूमिका थी। अक्टूबर 1974 में
सर्वोच्च न्यायालय ने कुंवर लाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला और एक अन्य मामले में प्रत्याशी के प्रचार पर होने वाले किसी भी प्रकार के खर्च को प्रत्याशी के लिए निर्धारित सीमा से जोड़ने का निर्देश दिया था। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने ही भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के विवाद में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और कहा था कि सांसद, राज्य विधानसभा या नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। वर्ष 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत सरकार के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक सांसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य जो विधायक को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों के लिए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की अनिवार्यता को दोहराते हुए राजनीतिज्ञों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का आदेश दिया था। इन सारी चीज़ों के अलावा हमारा लोकतंत्र में, संविधान में एक कानून है जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है, आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है या अभी तक उस पर दोष साबित नहीं हुआ है, वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि उसके ऊपर आरोप कितने गंभीर हैं। इसी अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है, यदि कोई विधायिका, सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात, आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि जितने भी अपराध अभी मैंने आपको बताए उसके अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए तो उस व्यक्ति की विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो जिस दिन से उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया उस तिथि से उसे अयोग्य माना जाएगा और ऐसी व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो कानून बहुत सारे हैं, बहुत बार व्यवहार में लाए भी जाते हैं, परंतु इसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। आखिर क्या चुनौतियां हैं जनप्रतिनिधित्व कानून या राजनीति में आपराधिकीकरण को रोकने के लिए सरकार के पास क्या क्या चुनौतियां हैं? आइए हम लोगों की नज़र में जो आती है उस पर भी एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राजनीति में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई के बजाय यह निर्णय राजनीतिक दलों और जनता के विवेक पर छोड़ दिया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश से राजनीति में जल्दी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो संविधान सभा या समिति लेती है, अध्यक्ष लेते हैं। कोर्ट इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव आयोग की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के स्थान पर उनकी निगरानी करने और इस संबंध में नियमानुसार न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक अपराधियों को लेकर पहले से ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर समाधान प्रदान करने की बजाय उसे और जटिल बनाती है, क्योंकि क्विक डिसीजन इसमें नहीं लिया जाता। जब तक उस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तब तक में
कहानी बहुत कुछ बदल चुकी होती। राजनीतिक पारदर्शिता के संदर्भ में न्यायालय का यह आदेश तभी प्रभावी हो सकता है जब राजनीतिक दल इस संदर्भ में नियमों का सही पालन करें और जनहित का ध्यान रखते हुए सही जानकारी दें। परंतु आज के इस गलत झूठे फेक न्यूज़ के ज़माने में जनता तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है। सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, वायरल न्यूज़ का ज़माना है। अतः हमें ये लगता है कि न्यायालय के सिर्फ आदेश भर से राजनीति में आपराधिकीकरण की बढ़ती हुई समस्या पर कोई भी बड़े सुधार की उम्मीद बेमानी होगी। फिर भी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि राजनीति में आपराधिकीकरण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए हमारी जो अभी भारत में एक मजबूत सरकार है, मजबूत लोकतंत्र है, पक्ष इतना मजबूत है कि वो कोई भी सही व्यवहारिक डिसीजन और कानून बना सकती है बिना किसी रोक टोक के। उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में एक ऐसी कानून बनाना चाहिए, एक ऐसा कानून संसद में पास करना चाहिए कि जिससे आपराधिक तत्व के लोग राजनीति से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं बना सके। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से बहुत ऊपर, उनके नज़दीक भी आपराधिक पृष्ठभूमि फटक ना सके। पूरे राष्ट्र को, जनमानस को अब सिर्फ भरोसा भारतीय सांसद पे है कि कब ऐसे दिन आएंगे जो एक ऐसा कानून लेकर सांसद आएगी, एक ऐसा कानून भारत के प्रधानमंत्री पेश करेंगे जो ये सुनिश्चित करेगा कि अब राजनीति वोट बैंक लूटने और जीतने की नहीं, अब राजनीति साफ सुथरी, स्वच्छ और वोट मांगने की होगी। भारत में दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिए हम भारतवासी बहुत ही उम्मीद के साथ संसद भवन की तरफ टकटकी निगाहों से देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी, हमारी मेजॉरिटी, जिन्हें हम लोगों ने एक बहुमत के साथ वहाँ पर कुछ विश्वास और उम्मीद के साथ भेजा, वो एक बड़ा प्रयास करें, एक बड़ा कदम उठाएं और इस राजनीति से अपराध जैसे कचरे को, अपराधियों के राजनीति में घुसने के मनोबल को इस कदर तोड़े, इस कदर से साफ करें कि फिर कभी वहाँ पर कचरा पनप नहीं पाए। जय हिंद, जय भारत। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी उम्मीद के साथ भारतीय स्वतंत्रता के 73वें स्वतंत्रता दिवस के पहले भारत सरकार से हमारी एक आग्रह कि स्वच्छ, सभ्य और सफल राजनीति की शुरुआत के लिए हम आपके ऊपर टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। पता नहीं कब हमारी उम्मीद पूरी होगी। अगर उम्मीद पूरी होती है तो आपके तहे दिल से शुक्रिया, आभार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और विवेचना के साथ, एक और वीडियोस के साथ अगले दिन। तब तक के लिए विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर सीएम झा को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। हम पूरे देश के लिए हर एक चीज़ पर सीखने की विवेचना करते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन। विदा दीजिए आप अपने दोस्त इंजीनियर सीएम झा को।